साथियों, आज हम कृषि सुधार से किसान की आय में बढ़त के विषय में कुछ चर्चा करेंगे। साथियों, आप जानते हैं कि हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने कृषि क्षेत्र के लिए 3 बड़े कदमों को मंजूरी दी। इनमें से एक है आवश्यक वस्तु अधिनियम में बदलाव, दूसरा है द फार्मर्स प्रोड्यूस ट्रेड एंड कॉमर्स अध्यादेश 2020 और तीसरा है FAPA-FS एग्रीमेंट ऑन प्राइस इंश्योरेंस एंड फार्म सर्विसेज ऑर्डिनेंस 2020 की अनुमति। अब इसको साथियों बारी बारी से समझेंगे। पहला, आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955। दरअसल बात 1950 के दशक की है। उस समय देश में गेहूं और धान जैसे अनाजों की भारी किल्लत थी। गेहूं विदेशों से आयात करना पड़ता था। इसी के साथ कुछ अन्य आवश्यक वस्तुओं की भी कमी थी। ऐसे में आवश्यक वस्तुओं उत्पादों की आपूर्ति सुनिश्चित करने तथा उन्हें जमाखोरी एवं कालाबाजारी से रोकने के लिए वर्ष 1955 में आवश्यक वस्तु अधिनियम बनाया गया था। इसमें सिर्फ दाल, चावल, आलू, प्याज ही नहीं, दवाएं, रासायनिक खाद, दलहन और खाद्य तेल, पेट्रोलियम पदार्थ आदि भी शामिल थे। इस कानून में मनमाने दाम पर बेचने, जमाखोरी या कालाबाजारी की स्थिति में जेल की सजा तक का प्राविधान था। समय समय पर सरकार इसमें कुछ बदलाव भी करती रही है। सरकार ने आवश्यक वस्तुओं की सूची में महत्वपूर्ण बदलाव किया है। अब इस सूची से अनाज, दाल, दलहन, खाद्य तेल, तिलहन, आलू और प्याज को इस सूची से हटा दिया है। जैसा कि अब हम सब जानते हैं कि अब इन वस्तुओं के भंडारण की सीमा हट गई है और अब इन वस्तुओं का ज़्यादा भंडारण करने पर जेल नहीं होगी। कंपनियां या कोई व्यापारी इन वस्तुओं को किसी भी सीमा तक जमा करने को स्वतंत्र होंगे, लेकिन हम जानते हैं जब आवश्यकता पड़ेगी तो सरकार इसमें कदम उठाएगी। दूसरा है द फार्मर्स प्रोड्यूस ट्रेड एंड कॉमर्स अध्यादेश 2020। इस कृषि उत्पाद व्यापार एवं वाणिज्य अध्यादेश के तहत किसान अपनी तैयार फसलों को कहीं भी किसी भी व्यापारी को बेच सकता है। उसे अपने क्षेत्र की APMC मंडी में अपनी फसल बेचने की मजबूरी नहीं होगी। सरकार इसे एक देश एक बाजार के रूप में सामने रख रही है। FPTC कानून 2020 के अंतर्गत किसानों की खरीद बिक्री के लिए मंडी समिति के एकाधिकार को खत्म किया गया है। वरिष्ठ कृषि अर्थशास्त्री देवेंद्र शर्मा बताते हैं कि मंडी समितियां खत्म नहीं हुई हैं। अंतर बस इतना आया है कि जो व्यापारी मंडी समिति के अंदर खरीदारी करने के लिए बाध्य था, वो अब बाहर से कितनी भी खरीदारी कर सकता है, वो भी बिना टैक्स दिए। वहीं मंडी समिति के भीतर खरीदारी के लिए टैक्स दे होगा। वन नेशन वन मार्केट का कुछ इस तरह का कॉन्सेप्ट है। तीसरा है FAPA-FS एग्रीमेंट ऑन प्राइस इंश्योरेंस एंड फार्म सर्विसेज ऑर्डिनेंस 2020। ये तीसरा एक नया कानून बनाया गया है। इस कानून के जरिए अनुबंध आधारित खेती को वैधानिकता प्रदान की गई है ताकि बड़े व्यवसायी और कंपनियां अनुबंध के जरिए खेती बाड़ी के विशाल भूभाग पर ठेका आधारित खेती कर सकें। अनुबंध आधारित खेती को वैधानिकता प्रदान करना कॉर्पोरेट जगत के लिए मददगार साबित होगा। कॉर्पोरेट जगत कृषि क्षेत्र में अपनी पैठ बना सकेगा और संभव है कि इसमें कृषि उत्पादकता बढ़े, लेकिन क्या इससे किसानों को फायदा होगा? ध्यान रहे कि ठेका या बटाई शरीकी प्रथा के जरिए अभी लाखों किसान अनौपचारिक तौर पर अनुबंध आधारित खेती में लगे हैं। यहाँ सरकार ने इस बात का प्रयास किया है कि फसल के किस्म की आवश्यकता और उसके कृषि कार्य में एक समन्वय स्थापित हो जाए, अर्थात मांग के अनुरूप ही अगर खेती होगी तो उससे दाम और दरें किसानों को ठीक मिल पाएंगी। प्रोफेसर MS स्वामीनाथन को अपने देश में हरित क्रांति का जनक कहा जाता है। स्वामीनाथन जेनेटिक वैज्ञानिक हैं। तमिलनाडु के रहने वाले इन वैज्ञानिक ने 1966 में मैक्सिको के बीजों को पंजाब की घरेलू किस्मों के साथ मिश्रित करके उच्च उत्पादकता वाले गेहूं के संकर बीज विकसित किए। UPA सरकार ने किसानों की स्थिति का जायजा लेने के लिए एक आयोग का गठन किया जिसे स्वामीनाथन आयोग कहा गया। 2006 में जो सिफारिशें स्वामीनाथन आयोग ने दी थी उसे 11 सितंबर 2007 को ही पिछली कांग्रेस सरकार ने स्वीकार किया था, जिसकी मुख्य बातों में फसल उत्पादन मूल्य से 50% ज़्यादा दाम किसानों को मिले, किसानों को अच्छी क्वालिटी के बीज कम दामों पर मुहैया कराया जाए, गाँव में किसानों की मदद के लिए विलेज नॉलेज सेंटर या ज्ञान चौपाल बनाया जाए, महिला किसानों के लिए किसान क्रेडिट कार्ड जारी किए जाएं, किसानों के लिए कृषि जोखिम फंड बनाया जाए
ताकि प्राकृतिक आपदाओं के आने पर किसानों को मदद मिल सके। 28 फरवरी 2016 को बरेली में आयोजित किसानों की एक रैली में माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा था, मैं वर्ष 2022 तक जब भारत अपनी आज़ादी की 75वीं सालगिरह मनाए, किसानों की आय को दोगुना करना चाहता हूँ। मैंने इसे एक चुनौती के रूप में लिया है। अतः इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी ने 7 सूत्री रणनीति का आह्वान किया था, जिसमें शामिल है: पहला, प्रति बूंद अधिक फसल के सिद्धांत पर पर्याप्त संसाधनों के साथ सिंचाई पर विशेष बल। प्रत्येक खेत की मिट्टी गुणवत्ता के अनुसार गुणवान बीज एवं पोषक तत्वों का प्रावधान। कटाई के बाद फसल नुकसान को रोकने के लिए गोदामों और कोल्ड चेन में बड़ा निवेश। खाद्य प्रसंस्करण के माध्यम से मूल्य संवर्धन को प्रोत्साहन। राष्ट्रीय कृषि बाजार का क्रियान्वयन एवं सभी 585 केंद्रों पर विक्रेताओं को दूर करते हुए ई प्लेटफॉर्म की शुरुआत। जोखिम को कम करने के लिए कम कीमत पर फसल बीमा योजना की शुरुआत। डेयरी पालन, मुर्गी पालन, मधुमक्खी पालन, मेड़ पर पेड़, बागवानी व मछली पालन जैसी सहायक गतिविधियों को बढ़ावा देना। साथियों, कृषि विकास के लिए इसमें निवेश को प्रोत्साहित कर इसे उद्योग का दर्जा एक दिन देना ही होगा। जब तक कृषि को पूरे अधिकार नहीं मिलेंगे, तब तक छोटे किसानों की हालत नहीं ठीक होगी। आज भी कुल कृषि उपज का अधिकतम 20% ही सरकारी मंडियों में पहुंचता है। छोटे किसान इन मंडियों से अभी तक दूर हैं। इस सुधार की दिशा में यह एक अच्छा सरकार का प्रयास है। साथियों, अभी के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।